आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। उसके पहले एक ये डाउट क्लियर कर दें। अब कह रहा देखो यहाँ पे मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली। तो जब वो 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था तब रेन वर्टिकल था। ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद स्पीड बढ़ा के वो 12 किलोमीटर पर आवर करता है। उस समय फाइंड्स दैट ड्रॉप्स मेक एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो जब दौड़ रहा था 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तब वर्टिकल था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो स्टेशनरी था तो पीछे से रेन आ रहा होगा, और जब वो 8 पे आया 8 किलोमीटर पर आवर पे तब वर्टिकल हो गया, और जब वो 12 किलोमीटर पर आवर पे जाना शुरू किया तब वो 30 डिग्री बनाने लगा आगे से। तो बेसिकली क्या है, कभी भी क्वेश्चन आता है उसको ब्रेक करो, पार्ट्स में ब्रेक करो। एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो जब तक लास्ट लाइन में पहुंचोगे पहला लाइन भूल चुके होगे। तो इसीलिए फिजिक्स को के क्वेश्चन को, इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन को, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायो बायो तो खैर ऑब्जेक्टिव है, आप याद किए हुए हैं, केमिस्ट्री हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इन सब में क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ता है, ब्रेक करके समझना होता है कि क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। पहला लाइन पढ़ो इसको, रेन अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर। ये ऑलरेडी दौड़ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड ही फाइंड्स दैट द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। देखो देखो क्या है कि थोड़ा तुम लोग को ना, बिकॉज की लैंग्वेज थोड़ा ऐसा रहेगा कि थोड़ा तुम लोग को दिक्कत महसूस होगी। तुम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होगा वहां पे पूर्णिया में, कि भाई जो लिखा हुआ है उसको प्रॉपरली समझना। बेसिकली तुम लोग बिकॉज की उतना ज्यादा बेस जो है इंग्लिश में उतना स्ट्रांग नहीं है, तो तुम लोग को थोड़ा उस पर वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए तोड़ तोड़ के पढ़ो। मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली। उसको उसको जो है रेन वर्टिकली फॉल करता हुआ दिखा। तो पहले इसका फिगर बनाना शुरू करते हैं। तो रेन उसको वर्टिकली तब आता हुआ दिख रहा है जब ये ऑलरेडी 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था। तो लेट से जब इधर जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वीएम से, ठीक है, तो वीएम हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा माइनस वीएम, और ये माइनस वीएम, और तो इसका लेंथ ये भी तुम देखोगे तो ये भी 8 ही हो गया। और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन है, वीएम हो गया माइनस वीएम हो गया, राइट। और ये था पहले का वी आर, मतलब इनिशियली, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये फर्दर ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर। 8 से बढ़ के अब वो पहुंच गया 12 पे, ठीक है। तो ये जो टोटल है यहाँ तक एक वीएम डैश दूसरा वेलोसिटी कर लेते हैं 12 किलोमीटर पर आवर पे। अब इसका और वी आर का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो माइनस वी एम डैश निकालेंगे पहले। तो ये हो गया माइनस वी एम डैश। तो वी आर और माइनस वी एम डैश का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो अब ये डायरेक्शन हो गया इसका वी आर एम का। तो ये वी आर एम डैश कर लो, नया जो वेलोसिटी। तो एक्चुअल डायरेक्शन रेन का ये था वी आर। जब 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था तब ये रिलेटिव वेलोसिटी ये है, और जब 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है तब रिलेटिव वेलोसिटी ये है। अब आपको कह रहा है कि जब 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था तब एंगल 30 डिग्री बन रहा है, मतलब ये जो एंगल है ये 30 डिग्री।
ठीक है, ये 30 डिग्री है। अब देखो ये 8 है, टोटल 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो मतलब ये जो पोर्शन है ये 4 हो गया, ये टोटल 8 है, ये 8 है, टोटल जो है 12 हो गया। अब फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू रोड। हम लोग को वी आर का वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या कर लेते हैं, पहले वी आर एम, ये 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो पहले वी आर एम निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग को ये वी आर एम पहले निकालना होगा और बाद में वी आर निकालना होगा, तो वी आर एम अगर हम निकालेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय वी आर एम इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। पहले ये वाला ट्राइंगल लो, ये ट्राइंगल, तो इसमें परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो मतलब 4 बाय वी आर एम, ये डायग्राम आ गया समझ में तुमको? यस सर। तो अब √3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 4√3 इज इक्वल टू वी आर एम हो गया पहला इक्वेशन। वी आर एम जब निकल गया, ये 8 है, अब हमको वी आर निकालना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। वी आर इज इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, ये 4√3, वी आर एम का वैल्यू आ गया है 4√3, ये 8 है, तो 4√3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 8 स्क्वायर, तो 16 इंटू 3 48 प्लस 64, ठीक है, तो 112 हो गया, राइट। तो दिस इज 4√7। क्लियर बच्चों? यस सर। अब कह रहा है फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी निकालने बोला है। मान लो ये थीटा एंगल है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 4√3, तो मतलब 2/√3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/, इज इट क्लियर? यस सर। डाउट क्लियर हो गया? ठीक, नेक्स्ट लिखिए ना बेटा। यस सर। अब आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो जनरल रिलेटिव मोशन है ना, वो थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन के भी उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो मुझे लगा कि पहले प्रोजेक्टाइल कर लेते हैं और उसके बाद फिर ये जनरल रिलेटिव मोशन वाला करेंगे, जिसमें प्रोजेक्टाइल में भी जो रिलेटिव मोशन होता है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो projectile is the name given to body thrown with the same initial velocity at some angle with the horizontal direction and then allowed to move in 2 dimensions under the action of gravity alone. तो देखो प्रोजेक्टाइल दो तरीके का होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है और एक एंगुलर प्रोजेक्शन होता है। तो दोनों का मतलब समझो पहले कि क्या है, कि एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि अगर आपने इन जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये होता है, ये हमारे पास मान लो y एक्सिस और x एक्सिस, xy प्लेन है, एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट को आपने किसी एंगल पे v वेलोसिटी है ना, तो या u वेलोसिटी कर लो, इनिशियल वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा आपने थ्रो किया। तो इसको u वेलोसिटी से थ्रो करने पे क्या हुआ कि शुरू मतलब स्ट्रेट तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी जो है इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा। तो ये क्या होता है, ये इस तरह से ये शेप लेके, है ना, प्रोजेक्टाइल जो है ऐसे यहाँ पे आएगा। तो ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रेजेक्ट्री है, ये बेसिकली बाद में हम लोग देखते हैं पैराबोलिक इक्वेशन आता है, तो मैथमेटिक्स में इस शेप को पैराबोला कहते हैं। तो ये एंगल हो गया u और ये एंगल हो गया थीटा, जिससे हम लोगों ने फेंका। अब होता क्या है कि
अभी हम लोगों ने बात की थी जब हम लोग मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे थे कि कभी भी जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन में हमने थ्रो किया है या प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट, मतलब उसके मोशन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये दोनों मोशन इंडिपेंडेंट होगा। उन दोनों मोशन का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो इनिशियल वेलोसिटी एक्स, हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट में। तो u को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा u cos थीटा, और जो वर्टिकल के अराउंड कंपोनेंट होगा वो हो गया u sin थीटा। ये अब जो ये u cos थीटा से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा से मूव कर रहा है, तो ये u cos थीटा से जो मूव करेगा, अब आगे यहाँ से लेके जब भी जितने दूर भी जहां पे भी जाएगा, तुमको क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है? कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नहीं लग रहा है। जो फोर्स है एक ही फोर्स है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, और वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, जिसके वजह से जो एक्सेलरेशन है वो बस नीचे के तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी एक्सेलरेशन से ये मूव करता है ऑब्जेक्ट। तो y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन हो रहा है, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं है। तो बिकॉज x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है तो ये क्या होगा, x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। y डायरेक्शन में क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा ऊपर के तरफ था, जैसे जैसे मतलब ये ऑब्जेक्ट जाएगा हवा में, बेसिकली अगर तुम बस एक ऑब्जेक्ट को u वर्टिकली फेंकते तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाता और वापस आ जाता। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा होता उसका वेलोसिटी कम होता जाता, मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता और उसके बाद ये नीचे गिर जाता है। बट बिकॉज इसमें एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी तुमने दिया हुआ है, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी ही नहीं है बस, अगर बस वर्टिकल होता तो ऊपर जाता और वापस आ जाता। हॉरिजॉन्टल के वजह से ऊपर तो जा रहा है, जब वापस आएगा तो वो क्या है कि उसी जगह पे ना गिर के वो थोड़ा इस तरह से आगे आके यहाँ पे गिरेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको ये रास्ता तय करने करने के लिए हेल्प कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये उसके वजह से थोड़ा डिस्टेंस इधर मूव कर जाएगा एक्स एक्सिस पे। जितने टाइम में ये ऊपर जाके वापस आएगा उतने टाइम में ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से ये कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी होगा। हम लोगों ने बात करा था अभी कि जो भी मोशन है वो दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। वाई एक्सिस के लॉन्ग तो ये ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग बिकॉज इसमें इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है, इसके वजह से ये थोड़ा आगे मूव कर जाएगा। तो जितने देर में ये ऊपर जाके इधर नीचे आएगा उतने देर में वो u cos थीटा के वजह से राइट को भी शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जिसके वजह से उसका जो शेप है, पाथ का शेप ऐसा हो जाता है, जो पहले ऊपर जाके ऐसे वापस आने वाला था अब वो पाथ इस तरह से बन जाता है। ये क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये जो मोशन है जहां पे कि किसी एंगल पे हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे होते हैं, जिसके वजह से उसका जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, जो पैराबोलिक शेप हो जाता है उसके पाथ का, मोशन ऑफ पाथ का, तो उसको हम लोग इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है, प्रोजेक्टाइल इज अ नेम गिवन टू अ बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड देन अलाउड टू मूव इन टू डायमेंशंस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। दो डायमेंशन में इसको छोड़ देते हैं मूव करने के लिए, एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव करेगा और वाई एक्सिस के अलोंग। हवा में उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है तो उसके वजह से वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करेगा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन स्पीड था उसके वजह से वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करेगा। सो एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, अच्छा, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। तो ये जो पाथ लिया ना प्रोजेक्टाइल ऐसे, इस पाथ को हम लोग ट्रैजेक्टरी कहते हैं।
तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ट्रेजेक्ट्री होगा हम लोग आगे देखेंगे पैराबोलिक होता है, ठीक है। इस शेप को पैराबोला कहा जाता है। ये तुम लोग मैथमेटिक्स जो पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पूरा एक कोनिक सेक्शन करके एक टॉपिक है, कोनिक सेक्शन के अंदर पैराबोला आता है, ठीक है। तो ये जो शेप है इसको पैराबोलिक शेप कहा जाता है, जो ट्रेजेक्ट्री हो गया, पाथ जो हो गया। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल आर अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए मूविंग ट्रेन। तो अगर आप मूविंग ट्रेन से ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक आदमी कुछ भी यहाँ पर से ड्रॉप कर देता है, एक बच्चा कुछ ड्रॉप कर देता है, तो जब ड्रॉप किया तो ड्रॉप करेगा तो उस समय जो ट्रेन का वेलोसिटी रहा होगा वही उस ऑब्जेक्ट का भी वेलोसिटी रहा होगा। तो जब उसको ड्रॉप कर दिए तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये जो नीचे तो गिरेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये इस शेप में आके गिरेगा, ऐसे आके गिरेगा, ठीक है। स्ट्रेट नहीं गिरेगा। स्ट्रेट गिरने के लिए उसका ये जो कोई भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होना चाहिए था, बट ट्रेन बिकॉज मूव कर रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ होगा जिसकी वजह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह से गिरेगा। इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं, इसको एंगुलर प्रोजेक्टाइल कहते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट को तुम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बस दे के छोड़ दो, उससे जो प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके का आएगा, इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और जब ये किसी एंगल पे ऐसे फेंकेंगे इसको एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ठीक है। अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन इन फ्लाइट। तो उसी तरह से है ना, अभी हम लोग राफेल जेट और क्या क्या पढ़ रहे हैं कि भाई अभी आज इंडिया में उसका मतलब इट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द इंडियन एयरफोर्स, राफेल जेट। तो राफेल जेट ने एक मान लो ये बॉम्ब छोड़ा, तो वो जो मिसाइल है तो वो मिसाइल स्ट्रेट ऐसे नहीं गिरेगा, बल्कि बिकॉज राफेल जेट का जो उस समय वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी के हिसाब से ये प्रोजेक्टाइल मोशन में होके आके यहाँ पे गिरता है, ठीक है। तो ये जो बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन इन द फ्लाइट ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। उसके बाद बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफल, राइफल से जो हम लोग एक बुलेट फायर करेंगे, तो यहाँ पे जो बुलेट फायर करेंगे वो बुलेट भी इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा। पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, किसी भी स्टोन को अगर हम फेंकते हैं, जैसे किसी पत्थर को फेंकेंगे या बॉल फेंकते हैं, क्रिकेट बॉल कैच कैच हम लोग जो खेलते हैं है ना, क्रिकेट बॉल को फेंकते हैं या फिर टेनिस बॉल को फेंकते हैं दूसरे तरफ, ये जो पाथ लेता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन। जैवलिन और हैमर थ्रोन बाय एन एथलीट, है ना, स्कूल में जैवलिन थ्रो वगैरह होता है, वो भाला फेंक वाला जो होता है, उसमें भी ओलंपिक्स वगैरह में देखोगे तुम लोग, तो उसमें भी ये जो मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अ जेट ऑफ वाटर इशूइंग फ्रॉम अ होल नियर द बॉटम ऑफ अ वाटर टैंक, मतलब एक टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसके अंदर अगर एक होल कर देते हैं तो इसमें से जो पानी निकल के आएगा वो पानी भी क्या है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही लेता है। तो ये सब एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन का डे टू डे लाइफ में। In above example, we find that projectile moves under the combined effect of two velocities. हर एग्जाम्पल में तुम देखो तो प्रोजेक्टाइल जो है, कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो दैट इज बाय द एक्शन ऑफ टू वेलोसिटीज, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वर्टिकल डायरेक्शन में। सो अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो तुम देखोगे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा, विच वुड नॉट चेंज प्रोवाइडेड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। मतलब हम लोग एज्यूम करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जिसके वजह से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं करता है।
तो दो इफेक्ट होता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज। पहला एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा अ यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन के साथ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसके अलावा एक और जो वेलोसिटी होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में, वो या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखो, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तब तक डिक्रीज करेगा वेलोसिटी, और उसके बाद फिर इंक्रीज करना शुरू होगा जब ये नीचे आएगा। सो यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, जिसको मतलब हम लोग चेंजिंग वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। सो यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, और इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ऊपर जाएगा तो इंक्रीजिंग, नीचे आएगा तो डिक्रीजिंग in the vertical direction due to gravity. These two perpendicular velocities are independent of each other. ये दोनों perpendicular velocities जो है, x axis के along जो velocity और y axis के along जो velocity है, ये दोनों independent है एक दूसरे से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, तभी तो हम लोग यूज कर पाएंगे सारा जो भी इक्वेशन वगैरह लिखेंगे। इन दोनों का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करेगा उससे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है, और उसी तरह जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज करेगा तो उससे वर्टिकल वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं। क्लियर है बच्चों? Yes. So to study the motion of a projectile, we assume that there is no frictional। तो हम लोग का क्या क्या assumption है? रियल लाइफ प्रॉब्लम जो होता है और जो थियोरेटिकल हम लोग जो सॉल्व करते हैं उसमें डिफरेंस है। हम लोग बहुत सारे assumptions लेते हैं, तब जाके हम लोग उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस कंसीडर करने लगेंगे तो स्टार्ट में तो कुछ सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, राइट? तो सिंप्लीफाई करने के लिए चीजों को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? पहला कि देयर इज नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर, मतलब एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पहला एजम्पशन। दूसरा, द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल, क्योंकि अर्थ जब रोटेट करता है ना, उसके कर्वेचर के वजह से और रोटेशन के वजह से जी चेंज करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करता है। ये हम लोग ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में करेंगे। तो उसके इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तीसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। हम लोग मानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी का वैल्यू है इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि हर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल में इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, ये एजम्पशन है। बट एक्चुअली क्या होता है, हाइट के हिसाब से चेंज करता है, बहुत सारा जी का वैल्यू जो है ना, हाइट और डेप्थ दोनों के हिसाब से चेंज करता है। उसके अलावा इक्वेटर पे कुछ और होगा, पोल्स पे कुछ और होगा, रोटेशन पे डिपेंड करता है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। बट हम लोग अपने जो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एज्यूम करेंगे कि जी का वैल्यू कांस्टेंट। तो ये सब तो हमारा एजम्पशंस हो गए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने का ये सब हमारा एजम्पशन होगा, ठीक। नाउ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन of a projectile, let OX be the horizontal line parallel to ground and OY be a vertical line perpendicular to ground। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो OX है, तो हम लोग जो एक्सिस बना रहे हैं, तो ये X एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग मान लिया और Y एक्सिस वर्टिकल के अलोंग मान लिया। Let O be the origin and X and Y axis and OY direction be positive for position measurement। Now suppose an object is projected from the point, ठीक है, so suppose the object is projected from the point O above the ground with velocity u along OX such that x naught is 0 and y naught is 0 at t is equal to 0 soon after projection। तो ये horizontal इस तरह से मान रहा है कि आप इसको OX मान रहा है और इसको OY मान रहा है, और यहाँ पर से कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंक रहे हैं, ठीक है, और इसमें जो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, और ये जो ओरिजिन जो है ये कहाँ पे 0,0 ओरिजिन t is equal to 0 पे हम लोग मानते हैं। Soon after projection the object moves under the combined effect of two independently perpendicular velocities। तो किसी भी मोमेंट पे इस पे दो वेलोसिटीज लग रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल।
तो यहाँ पे वर्टिकल तो 0 है, हॉरिजॉन्टल तो जो तुमने फेंका है उसके हिसाब से ये u तो हर समय चेंज नहीं करेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट uy जो है ये तुम्हारा ux कांस्टेंट रहेगा, बट वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में है ये चेंज होता रहेगा, हर पॉइंट पे इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे के तरफ है, तो ये g एक्सेलरेट करेगा, जो y डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा, x डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो उससे ये शेप बन के आता है जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो देखो दो डायरेक्शन में वेलोसिटीज है जो हम लोग बात कर रहे थे, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u विच रिमेन्स कांस्टेंट इफ वी इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, तो u जो वैल्यू है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कांस्टेंट रहेगा, हर पॉइंट पे इसका वैल्यू जो है u ही रहेगा, और वर्टिकल वेलोसिटी विच गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है नीचे वाला, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा वैल्यू होगा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, और यहाँ, ठीक है, तो v का वैल्यू जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। नाउ इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी एट o इज 0, जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है uy इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है u ये कांस्टेंट। ड्यूरिंग द मोशन द ऑब्जेक्ट कवर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको रेंज कहते हैं, तो ये जो कवर करेगा ये किसके वजह से कवर करेगा, बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के वजह से ये डिस्टेंस कवर करता है, और नीचे जो आ रहा है ये जो डिस्टेंस है ये कवर करता है वर्टिकल वेलोसिटी के वजह से, ठीक है। So during the motion, the object covers horizontal distance due to horizontal velocity and vertical downward distance due to vertical velocity. Path of projectile, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल में हम लोग जो पढ़ते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना पड़ता है कि क्या है ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसका इक्वेशन किस फॉर्म में है, ये शेप क्या कहलाता है, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ये पैराबोलिक शेप। दूसरा स्टेप होता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, मतलब एक ऑब्जेक्ट को फेंका तो कितनी देर तक ये हवा में रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट उसको कहते हैं, कितनी देर तक ये हवा में रहेगा उसको टाइम कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो निकालना सीखेंगे। ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना सीखेंगे, ये हाइट निकालना सीखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग का ये सारा जो है, और साथ में वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे निकालना सीखते हैं कि किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी कैसे निकालें, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग प्रोजेक्टाइल के अंदर पढ़ते हैं। अब सबसे पहले पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम लोग क्या कहते थे, ट्रैजेक्टरी कहते थे, ठीक है। तो ट्रैजेक्टरी अगर हम लोग निकालना देखें, सपोज एट एनी इंस्टेंट टाइम t द ऑब्जेक्ट रीचेस एट पॉइंट p x, y, किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट, मान लो t टाइम के बाद, t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था ऑब्जेक्ट O पे, और t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, x, y पे पहुंच गया, मतलब उसका कोऑर्डिनेट x, y हो गया। तो t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है p पे जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। x इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन टाइम t, ये x क्या है, x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और y क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा y का वैल्यू, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। सो दिस इज x एंड दिस इज y। नाउ मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन OX ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम O टू P, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है वो OX के डायरेक्शन में, बेसिकली O से लेके P तक पहुंचा। Since the velocity of the object in horizontal direction is constant, so acceleration AX along horizontal direction remains 0. तो acceleration का दो कंपोनेंट होगा, AX तो 0 है, horizontal direction में कोई acceleration नहीं है क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगता है, और vertical direction में जो acceleration है वो क्या है, प्लस G है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, तो AY प्लस G हो गया और AX 0 हो गया, UY 0 हो गया और UX U हो गया, ठीक है।
तो ये हम लोग बात कर रहे थे, इसको समझने की कोशिश करो। देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसका एक्स कंपोनेंट जो राइट साइड में जो एरो है उसका साइज देखोगे तो वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं कर रहा है। चेंज क्या कर रहा है, वाई डायरेक्शन वाला एरो चेंज कर रहा है, मतलब कि जो वेलोसिटी चेंज कर रहा है वो वर्टिकल वाला चेंज कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी सेम ही रहेगा। सो ये नीचे गिर रहा है बिकॉज ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से वो राइट साइड में मूव कर रहा है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So position of object at any time t along the horizontal direction। अब हम लोग जो है ये प्रोजेक्टाइल बना रहे हैं। तो मान लो ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। ये U हो गया और इस पॉइंट पे आए तो ये बेसिकली Vx और Vy है। ठीक है, तो x डायरेक्शन में तो कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो हम लोगों ने ये देखा ux इज इक्वल टू u हो गया, uy इज इक्वल टू 0 हो गया, उसके बाद ax इज इक्वल टू 0 हो गया और ay इज इक्वल टू g हो गया। अब हम लोग ये इक्वेशन, जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था कि पोजीशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स नॉट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन होता है, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमें पता है कि इनिशियल जो एक्स नॉट है ये क्या है, 0 है, और यू एक्स क्या है, u है, और ए एक्स भी 0 है। इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, एक्स नॉट इज 0, यू एक्स इज u एंड ए एक्स इज इक्वल टू 0। ये सब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू 0 प्लस यू टी प्लस हाफ 0 टी स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू यू टी हो गया या टाइम का वैल्यू। सो हमारा यहाँ पे आ जाता है x इज इक्वल टू यू इंटू टी और टाइम t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई u। ठीक है, तो t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई u। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये टाइम जो लग रहा है इसको यहाँ तक आने में, दैट इज x बाई यू। Now motion along vertical direction OY of any object from O to P, since the vertical velocity of object is increasing downward due to gravity, hence the acceleration of the object AY along vertical direction is plus g। ये हम लोग लिखे AY का जो वैल्यू है y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्लस g है। अब अगर हम लोग सेम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको अब हम लोग y डायरेक्शन में लिखेंगे तो हमारा जो वैल्यू है y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो गया। ये पॉइंट P था x, y, यू एक्स इज इक्वल टू u है, यू वाई इज इक्वल टू 0 है, ए वाई इज इक्वल टू g है, ए एक्स इज इक्वल टू 0। इसका जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे अब हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो अब हमें पता है कि इनिशियल, बिकॉज y नॉट 0 होगा, y नॉट इज 0, यू वाई इज 0, ए वाई इज g, तो ये सबको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यू वाई 0 होगा, गलत लिखा हो। So putting these values, तो y is equal to y naught 0 plus uy 0 into t plus half gt square। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो y is equal to हाफ gt स्क्वायर होगा। t का वैल्यू पिछले स्लाइड में हमने देखा t का वैल्यू x बाई यू आता है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर तो ये क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हाफ g x बाई यू का होल स्क्वायर या जी एक्स स्क्वायर
बाय 2u²। सो ये जो वैल्यू है gx² बाय 2u², तो g बाय 2u² इंटू x² हो गया, y इज इक्वल टू g बाय 2u² इंटू x²। g बाय 2u² कांस्टेंट है, तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू kx² हो गया। तो तुम्हें बता दें कि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में y इज इक्वल टू kx² का फॉर्म लेता है तो वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद है हम लोगों ने अभी ये पढ़ा है कि भाई हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, जैसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ क्या बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तुम लोग पढ़े हो ना ये 10th क्लास में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले चैप्टर में। तो उसी तरह y इज इक्वल टू kx² जो इक्वेशन होगा इस फॉर्मेट में जब भी आएगा, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू x², तो उसका जो वैल्यू आएगा, वो जो शेप आएगा, हमेशा पैराबोलिक आएगा। तो k इज इक्वल टू g बाई 2u² एक कांस्टेंट है, तो इसीलिए इसको y इज इक्वल टू kx² का फॉर्म दे दिया। तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, इसको इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहते हैं, which is symmetrical about y-axis, hence the path of horizontal projection is a parabola। तो पहला जो हम लोग का पार्ट था निकालना कि इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है या ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो वो हम लोगों ने निकाल लिया कि पैराबोलिक पाथ। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, दो चीज किया। पहले हम लोगों ने x का इक्वेशन लिखा, फिर हमने y का इक्वेशन लिखा। मतलब पहला इक्वेशन हमने लिखा था x इज इक्वल टू x0 प्लस uxt प्लस हाफ axt²। इन सब में ux का वैल्यू u करके, x0 का वैल्यू 0 करके और ax का वैल्यू 0 करके, ये सब डाल के हम लोग को पहला आ गया था x इज इक्वल टू ut, जिससे हम लोग ने t इज इक्वल टू x बाई u निकाल लिया, पहला इक्वेशन। फिर ये y इज इक्वल टू y0 प्लस u बाई टी प्लस हाफ a बाई t² में y इज इक्वल टू हाफ gt² निकल के आया, ये दूसरा इक्वेशन है। पहला और दूसरा को जब सॉल्व करेंगे, टाइम का वैल्यू इसमें डाल देंगे, तो हम लोग को y और x में एक रिलेशन आ गया। मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशन आ गया, जो कि बताता है हमें कि ये क्या शेप लेगा, पैराबोलिक शेप लेगा। तो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या हो गया, पैराबोलिक पाथ हो गया। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। सो इट इज द टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितनी देर ये हवा में रहेगा, वो हम लोग को निकाल के बताना है। तो आप ये देखो कि हमारा जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट ये इस तरह से जा रहा है, अब टोटल जो यहाँ से यहाँ आने में, मान लो ये जो हाइट है इसका ग्राउंड से h, ये ऑब्जेक्ट का जहां पर से हम लोग प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, और जो इनिशियल वेलोसिटी है ux, ये u हो गया। हम लोगों को निकालना है कितने देर में ये यहाँ आ जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, जो इक्वेशन लिखते हैं हमारे पास y कोऑर्डिनेट के लिए जो इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू y0 प्लस u बाई टी प्लस हाफ a बाई t²। अब देखो y0 क्या, इनिशियल पोजीशन जो है हम लोग इसका 0 मानते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो y0 क्या है, 0 हो गया। सो y इज इक्वल टू h हो गया हमारा, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज h। uy जो है हमारा, uy नीचे की तरफ जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ay g के बराबर है, जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, और टोटल टाइम जो लगता है इसको कैपिटल टी। इसमें सारा चीज पुट कर लो, y का वैल्यू h पुट कर लेंगे, y0 का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, uy का वैल्यू भी 0 कर लेंगे, इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टोटल टाइम t लग रहा है तो t² कर लेंगे।
अब ये क्या हो गया, h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ GT², सो 2h/g इज इक्वल टू t² हो गया. टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज √2h/g. क्लियर है? तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट. तो कितनी देर ये प्रोजेक्शन हवा में रहेगा, ये प्रोजेक्टाइल कितनी देर हवा में रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ग्राउंड पे गिरने के पहले जो कितना टोटल टाइम लगेगा वो √2h/g होता है. तो देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ही गिरा देते डायरेक्टली, इसी तरह से छोड़ देते हवा में, मतलब u इज इक्वल टू 0 है और मान लो h हाइट तक ये नीचे गिर रहा है, तब इसका जो टाइम लगेगा वो तुम निकालो तो वो भी सेम आता है. करके देखते हैं. हमारे पास हम लोग इक्वेशन हम लोग के पास पता है, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT². ये फॉर्मूला लगा लेंगे. y हमारा क्या है, h इज इक्वल टू ut इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू GT². इसको सॉल्व करोगे तो 2h/g इज इक्वल टू t² होगा और t इज इक्वल टू √2h/g होगा. सेम चीज है. तो मतलब तुम जो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करते हो उससे बस ये होता है कि ये बॉल थोड़ा आगे जाके यहाँ पे गिर रहा है, मतलब इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का इस पे इफेक्ट आता है. ये रेंज कितने भी स्पीड से फेंकोगे, जितना ज्यादा स्पीड से फेंकोगे उतने दूर जाके गिरेगा, बट टाइम टेकन सब केस में बराबर होगा. मतलब आप कितने भी स्पीड से फेंकें ग्राउंड पे वो सेम टाइम पे गिरेगा. ये R वेरी कर सकता है, R के जगह ये R1 हो जाएगा, उसके जगह ये R2 हो जाएगा. मतलब रेंज बढ़ता जाएगा अगर आप स्पीड बढ़ाते जाओगे. टाइम जो यहाँ से ग्राउंड पे गिरने का जो टाइम है वो डायरेक्टली भी गिराएंगे तो भी उतने ही टाइम में गिरेगा, यहाँ आएगा तो भी उसी टाइम पे गिरेगा, आगे जाके गिरेगा तो भी उतने ही टाइम में गिरेगा और इधर आके गिरेगा तो भी उतने ही टाइम में गिरेगा. सो टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो x डायरेक्शन में उस पर डिपेंड नहीं करता है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये जो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में है वो बस उसके रेंज पे इफेक्ट डालेगा. ठीक है, कि कितने रेंज पे कितने दूरी पे गिर रहा है वो. So in horizontal direction, the time taken by projectile to reach the ground is independent of initial velocity of projection, but depends upon the height of location from where the projectile is projected. So it is independent of horizontal projection. Horizontal direction में जो तुम speed लग से फेंके हो, time of flight उस पे depend नहीं करता है कहीं पे भी. मतलब √2h/g लिख रहे हैं, इसमें u का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, u का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, कोई टर्म ही नहीं है. अगर u का कोई टर्म नहीं है मतलब u पे डिपेंडेंट नहीं है. इनिशियल वेलोसिटी पे टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंडेंट नहीं होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो यही सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में हेल्प करेगा. If two bodies, उसके अलावा मास पे भी डिपेंड नहीं करता. If two bodies of different masses are projected horizontally from the same vertical height, they reach the ground simultaneously. एक साथ पहुंचता है. अगर एयर ड्रैग 0 होगा, मतलब एक अगर छोटे पेपर को भी तुम गिराओगे और स्टोन के भी गिराओगे, दोनों को सेम टाइम पे गिरना चाहिए. बट एक्चुअली हम लोग क्या देखते हैं कि स्टोन पहले गिर जाता है और पेपर थोड़ा बाद में गिरता है. वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द वर्टिकल ड्रैग, मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एयर फ्रिक्शन है वो उसको गिरने से रोकता है बिकॉज ऑफ इट्स लेस मास. ठीक है, तो अगर हम लोग फ्रिक्शनलेस या फिर वैक्यूम अगर कंसीडर करते हैं और तब गिराओगे तब सेम इस पे गिरेगा. ठीक है, किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट? लीनिंग टावर ऑफ पीसा के ऊपर जाके एक पेपर को फेंकना और पत्थर को फेंकने का एक्सपेरिमेंट किसने किया था? किस साइंटिस्ट ने किया था पता है क्या? शायद गैलीलियो ने किया था. सही बात. ठीक है, तो उन्होंने नोटिस किया कि दोनों सेम टाइम पे ही गिर रहा है ऑलमोस्ट. राइट, तो वहीं से ये सारी चीजें बातें आई बेसिकली.
So if two bodies of different masses are projected horizontally from the same vertical height, they reach the ground simultaneously. अब हम लोग आते हैं horizontal range पे. So it is the horizontal distance traveled by projectile during its flight. ठीक है, horizontal range क्या है? Horizontal distance traveled by a projectile during its flight. तो एक प्रोजेक्टाइल को जब हमने फेंका तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक प्रोजेक्टाइल, उसको हम लोग रेंज कहते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हम लोगों ने इसको यू वेलोसिटी दिया है और ये रेंज पे आया. तो अब देखो रेंज निकालते कैसे हैं. रेंज निकालने का सबसे आसान तरीका है कि भाई हम कह रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है यू से, और ये क्या है बेसिकली अगर हम लोग x निकालना पड़ेगा तो x का अगर तुम देखो x नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये सारा फॉर्मूला लिखते हैं. हमें पता है यू एक्स का वैल्यू u है, इनिशियल पोजीशन 0 है, और ए एक्स का वैल्यू 0 है. x डायरेक्शन में तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. इन सब चीज को अगर हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, ए एक्स इज इक्वल टू 0, यू एक्स इज इक्वल टू u. x जो होगा यहाँ पे पहुंचने का जो x होगा, x कोऑर्डिनेट मतलब रेंज r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 प्लस u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या है, कैपिटल T ले लेंगे यहाँ पे, रूट अंडर 2h बाई जी प्लस 0. तो रेंज r इज इक्वल टू u इंटू रूट अंडर 2h अपॉन जी. ये हमारा रेंज हो जाता है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हम लोगों ने 2-3 चीज देख ली है. पहला हम लोगों ने देखा था इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है. दूसरा हम लोगों ने देखा टाइम ऑफ फ्लाइट रूट अंडर 2h बाई जी, ये जो था. और तीसरा हम लोगों ने देखा रेंज, दैट इज u इंटू रूट अंडर 2h बाई जी. ठीक है. सो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल गिवन horizontal projection depends on initial velocity of projection and vertical height from where the projectile is projected. तो हम लोग r क्या देख रहे हैं, u इंटू रूट अंडर 2g बाय h. ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया, रूट अंडर 2h बाय g. अब इस पे जो हम लोग देखेंगे, जो रेंज है हमारा किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है. रेंज जो है u पे डिपेंड कर रहा है, रेंज h पे डिपेंड कर रहा है. मतलब हमारा रेंज जो है कितने हाइट से फेंका उस पर डिपेंड करेगा, और किस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है इस पे डिपेंड करेगा. हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेम वर्टिकल हाइट बट विद डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट. तो यही हम लोग बात कर भी रहे थे, हम लोगों ने वो डायग्राम भी बनाया था कि अलग अलग स्पीड से फेंकेंगे तो अलग अलग इसका रेंज आएगा. तो रेंज डिपेंड करेगा किस इनिशियल वेलोसिटी से हम लोग इसको फेंक रहे हैं. नाउ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट. किसी भी इंस्टेंट पे अब अगर हमें वेलोसिटी निकालना है, मान लो किसी इंस्टेंट यहाँ पे हम लोग को t टाइम के बाद वेलोसिटी निकालना है, तो हमें पता है भाई ux तो ux इज इक्वल टू u था. तो ये जो होगा ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी vx हो गया और यहाँ पे वेलोसिटी vy हो गया. vx हमें पता है कि कांस्टेंट ही रहता, हमेशा ux के बराबर ही रहेगा. vy चेंज करेगा जैसे जैसे नीचे आएगा, उससे हम लोग बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज निकालते हैं. तो अब vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है x डायरेक्शन में वो तो u के बराबर ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं करता है. vy अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी, तो वो अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो vy का रिलेशन क्या होता है, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt. v इज इक्वल टू u प्लस at होता है ना. तो y डायरेक्शन में अगर हम इनको लिखें तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt आता है. uy का वैल्यू 0 है, ay का वैल्यू g है, तो vy इज इक्वल टू gt हो जाएगा. ठीक है. सो vy का वैल्यू gt, vx का वैल्यू u हो गया.
इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो हम लोग को रिजल्टेंट वेलोसिटी v पता चल जाएगा। v क्या होता है, रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो वी एक्स है हमारा u, तो हो जाएगा रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि वी वाई का वैल्यू जी टी है। ये तो हो गया अगर हमें टोटल वेलोसिटी v निकालना है, नेट वेलोसिटी v। सो ये हमारा नेट वेलोसिटी v निकाल के बताता है। उसके अलावा अगर हम लोग को ये एंगल निकालना है, वेलोसिटी पता है तो एंगल भी पता होना चाहिए। tan बीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई बाई वी एक्स हो जाएगा। ये डिस्टेंस वी वाई है और ये डिस्टेंस वी एक्स है, तो वी वाई अपॉन वी एक्स हो गया। वी वाई का वैल्यू हम लोग कह रहे हैं जी टी, वी एक्स का वैल्यू कह रहे हैं यू, तो tan बीटा जो जी टी बाई यू हो जाएगा। तो उससे हम लोग को डायरेक्शन भी निकल जाएगा इससे। तो सेम चीज यहाँ पे निकाल के बताया भी हुआ है। जो नेट वेलोसिटी v देखोगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होता है। वी एक्स का वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट होगा u के बराबर, वी वाई का वैल्यू gt के बराबर, तो रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हमारा नेट वेलोसिटी v है। और एंगल बीटा अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बना रहा है, जैसे यहाँ पे एंगल बीटा बना रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, tan बीटा वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई है जी टी, वी एक्स है यू, तो जी टी बाई यू हो गया। तो बीटा इज tan इनवर्स जी टी बाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड। मतलब तुम्हारा यू एक्स का वैल्यू 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फ्रॉम अ हिल 490 मीटर हाई, तो हिल का जो हाइट है ये h इज इक्वल टू 490 मीटर, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। तो देखो हमें टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे तो टाइम ऑफ फ्लाइट रूट अंडर 2h बाई जी होता है ना। अगर तुम भूल जाओ, तुम्हें ये नहीं याद रहे, तो तुम फटाक से निकाल भी सकते हो, राइट। सो h इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ऐसे करके h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इससे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी, टी इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी। वैल्यूज पुट कर लो। टी इज इक्वल टू रूट अंडर, h का वैल्यू है 490 सॉरी, बाय जी 9.8 हो गया। तो 980 बाई 9.8, तो हमारा 100 हो गया। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स हो। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल। तो ये डिस्टेंस मतलब रेंज निकालना, ठीक है। रेंज r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम टी। एक्स डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, तो यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर दोगे तो रेंज निकल जाएगा। यू एक्स हमारा है 98 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम टी 10, सो रेंज इज इक्वल टू 980 मीटर हो गया, राइट। तो फर्स्ट पार्ट निकल गया, सेकंड पार्ट निकल गया। थर्ड पार्ट कह रहा वेलोसिटी विथ विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ग्राउंड पे जाएगा तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो Vx क्या हो गया, Vx तो Ux के बराबर ही हो गया 98 मीटर पर सेकेंड। Vy निकालेंगे y डायरेक्शन में, Uy प्लस AYT। Uy है हमारा 0, AY है g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये Vy हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालोगे GT, g है 9.8 इंटू 10,
तो ये 98 मीटर पर सेकेंड, ये वी भी हो गया. सो v इज इक्वल टू रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. सो रूट अंडर vx स्क्वायर है हमारा 98 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 98 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. ये नेट वेलोसिटी निकल गया हमारा. टोटल वेलोसिटी 98 रूट 2 मीटर पर सेकेंड हो गया. अब हम लोगों को निकालना है फाइंड द वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड. ठीक है, हम लोग को v वेलोसिटी निकालना है, तो उसका डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा. tan बीटा अगर हम लोग करेंगे तो tan बीटा क्या है, vy अपॉन vx. सो tan बीटा इज vy अपॉन vx. सो दिस इज vy का जो वैल्यू है हमारे पास दे रखा है 98 बाय 98. सो 1 हो गया, मतलब बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है. इसको अगर इक्वेट करोगे तो tan 45 डिग्री के बराबर आएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 1 45 डिग्री. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लो. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. तुम लोग काम करके मुझे भेजते नहीं हो. शुरू में 2-3 दिन भेजा आप लोगों ने, फिर आप लोग सब फिर ढीले पड़ गए. भाई जोश मेंटेन रखना है, मुझे रोज रोज जोश नहीं दिलाना पड़े. आप लोग को तो अब खुद में आ जाना चाहिए, है ना, कि हर दिन का काम करना है और हर दिन भेजना है ना. एक टीचर के लिए भूलना बहुत आसान रहता है, बच्चों को तो बिल्कुल याद रखना है ना. तुम लोग को जोश प्रोवाइड करना है, हम टीचर्स को भी. तुम लोग तो अब बूढ़े हो चले, है ना. तुम लोग जितना काम करोगे, तुम लोग के जो एनर्जी लेवल से हम लोग बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं. बच्चे जैसे हर ग्रुप को, हर बैच को हम लोग सेम एनर्जी से नहीं पढ़ा पाते. ठीक है, तो एनर्जी बच्चों के एनर्जी से आता है बेसिकली. हम लोग जितना ज्यादा तुम दिखाओगे अपना इंटरेस्ट, उतना ज्यादा हम लोग को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है. अगर बच्चे बिल्कुल शांत हो जाते हैं या फिर बिल्कुल नहीं बोलते हैं क्लास में, या फिर काम नहीं कर रहे होते हैं और वो जो जोश है वो मिसिंग रहता है, तो धीरे धीरे टीचर भी क्या है कि वो भी बैक सीट लेते चले जाते हैं. फिर हम लोग को भी लगता है ठीक है, मतलब बच्चे भी नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या करना है, राइट. तो तुम लोग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं तो वैसे बहुत सेल्फ मोटिवेटेड इंसान हूँ, बट फिर भी तुम्हारा मोटिवेशन लेवल भी बिल्कुल हाई रहना चाहिए हमेशा. तो काम करते रहा करो, भेजते रहा करो, उससे अच्छा लगेगा. मतलब एक जुड़ाव बना रहता है कि नहीं, बच्चे देखो कितना, इवन दो आई एम नॉट टेकिंग केयर, दे आर टेकिंग केयर कि दे आर सेंडिंग इट. तो ये बड़ा एक जरूरी चीज होता है. मुझे बड़ा अच्छा लगता है फिर कि नहीं, बच्चों से जुड़ के रहना. तो प्लीज भेजते रहा करो बच्चों. ठीक है, मैं एक सरसरी निगाह तो मार ही लेता हूँ कि तुमने क्या काम किया है, और एक रेगुलरिटी तुम्हारा बना रहेगा. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. बेटा क्या है ना कि देखो, तुम लोग वहां पे हो ना, तुम लोग को वहां पे अपने ये प्रिपरेशन को खुद ही ड्राइव करना है. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 साल का प्रिपरेशन तुम्हारा खुद का मेहनत होता है. एक टीचर क्या करता है, एक मेंटर के तरह काम करता है. तुमको बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस किताब से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितनी देर पढ़ाई करनी है, तुम जहाँ फंसो तुमको हेल्प कर. ये एक मेंटर का काम होता है, टीचर का काम होता है. ठीक है, हमने तुमको फंडामेंटल बता दिया, बेसिक्स बता दिया. उसके बाद एंड लिमिट कोई नहीं है, हर बच्चे का वेरी करेगा. कोई जो टॉपर होगा, जो मान लो अंडर 100 रैंक लाएगा या टॉप 10 रैंक लाएगा, उसका एक अलग डेडिकेशन और मोटिवेशन लेवल होगा. उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने का उसका अलग चीज होगा. मतलब वो मान लो दिन में 200 क्वेश्चन कर रहा हो.
एक बच्चा जो कि अपने आप को देख रहा है, नहीं यार मेरा हो जाए बस, ये ज्यादा जरूरी है। हर बच्चा डिफरेंट होता है ना, सब, हर इंसान अलग है, पांचों उंगलियां अलग है लेंथ में, उसी तरह हर इंसान अलग है, हर इंसान का कैपेसिटी भी अलग है। लेकिन हाँ, अपना एक गोल तैयार करो कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है, उसके लिए इतना मेहनत करना और मैं इतना करूंगा या करूंगी। तो वो एक तुम्हारे पास ये रहना चाहिए कि भाई हम लोग को रोज का मान लो इतने क्वेश्चंस करने हैं या ये सारा काम खत्म कर लेना है, इतनी देर पढ़ाई करनी है, उसके बाद खुद से तुमको अपने प्रिपरेशन को ड्राइव करना है। जितने अच्छे से अपने प्रिपरेशन को ड्राइव करोगे, एंड रिजल्ट उतना अच्छा होगा। और 2-3 महीने की बात है, मैंने शुरू में भी बोला था, उस बात को 1-1.5 महीने हो गया कि शुरू में थोड़ा सा हिचक रहता है, क्योंकि 10th क्लास तक की पढ़ाई अलग है। वहां तक क्या है कि टीचर जितना बताया तुमने उतना कर लिया, उतना ही काफी है। यहाँ उतना काफी नहीं है, जितना ज्यादा तुम करोगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी तुम्हारा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होने का होगा। तो अगर अपना प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है, अगर अपना चांस बढ़ाना है किसी एग्जाम में क्लियर करने का, तो मेहनत उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिकली। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो, और मेरे से जो मदद चाहिए वो मांगते रहो। आई एम रेडी टू हेल्प। मैंने कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगा, कभी कभी भी, है ना। चाहे तुम मेरे पास पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, कभी भी यू कैन कम इन टच विथ मी। कभी भी तुम मुझे फोन करके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो क्या करना है, कैसे करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे भी वही चीज बता रहा है कि एक बॉल है, इसको रोल कर दिया हमने, राइट। तो इसको अ बॉल रोल्स ऑफ द एज, तो ये देखो 10 मीटर, आफ्टर 1 सेकेंड द बॉल इज हियर। तो अगर हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड के इससे भेज रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर मूव किया, है ना। और 2 सेकेंड के बाद अगर रेस्ट पे गिरता तो यहाँ पे गिरता। तो ये तुम देखो कि x जो है वो कांस्टेंट होगा, y का वैल्यू बढ़ता जा रहा है हर सेकेंड, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। x डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर। सो ये जो है एक एनालिसिस, अच्छा एनालिसिस है, जो कि आपको हेल्प करता है समझने में चीजों। तो एक बार फिर से ध्यान से देखो, बॉल रोल कर रहा है, ग्रेविटी नहीं है एक्स डायरेक्शन में, तो 10 मीटर पर सेकेंड से वो यहाँ पहुंचता। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही रहता। अब ग्रेविटी की वजह से वो नीचे भी आ रहा है और इधर भी जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो अगर ग्रेविटी नहीं रहता तो 30 मीटर ट्रेवल करता, यहाँ पे ट्रेवल करता सीधे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पहुंच गया। ग्रेविटी की वजह से वो नीचे भी गिरता है, राइट। तो इवेंचुअली जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके गिरता है, राइट। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होता तो डायरेक्टली यहाँ गिरता है, हॉरिजॉन्टल की वजह से ये यहाँ पे गिरता है। जस्ट एक एनालिसिस है। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि तुम्हारा वो समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट और अच्छे से। देयर आर 2 tall buildings face each other and are at a distance of 180 meter from each other. 2 बिल्डिंग्स हैं, 180 मीटर डिस्टेंस पे है एक दूसरे से। With what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground in one building so that it enters a window 10.9 meter above the ground in the second window, in the second building? ठीक है, सेकेंड बिल्डिंग कर लो। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास 2 बिल्डिंग्स हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये दोनों ग्राउंड पे है, एक विंडो यहाँ पे है, दूसरा विंडो यहाँ पे है। यहाँ से हमने जो एक प्रोजेक्शन फेंका, वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये आके ये यहाँ पे गिरा। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में हमने किसी चीज को फेंका है। अब इसको हम लोग ऐसे कंसिडर करें, तो इसका जो हाइट है यहाँ से, ये हाइट 10.9 मीटर है, ठीक है। ये जो हाइट है ये हमारा h1 है, दिस इज इक्वल टू 55 मीटर, ठीक है।
और इनके बीच में जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये 180 मीटर है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि टू बिल्डिंग फेस ईच अदर विथ व्हाट वेलोसिटी मस्ट ए बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली। हम लोग को u का वेलोसिटी निकालना है, ये ux इज इक्वल टू u निकालना है, जिससे कि ये इस वाले इसमें चला जाए। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज r हो गया, ये अगर h1 55 है, h2 ये है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, h1 माइनस h2 हो जाएगा। सो h1 माइनस h2 करोगे, y इज इक्वल टू h1 माइनस h2, 55 माइनस 10.9, ठीक है, तो 44.1 मीटर हो गया। 55 माइनस 10 करोगे 45 होगा, 0.9 और माइनस कर लोगे तो 44.1 मीटर हो गया। ये y का डायरेक्शन मोशन हो गया। अब हम लोग सेम चीज लगाते हैं, जो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालेंगे और उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए देखो y इज इक्वल टू, तुम इस पॉइंट को x0 y0 0,0 मान लो, इस पॉइंट को, ठीक है। तो y इज इक्वल टू uy_t प्लस हाफ ऑफ ay_t स्क्वायर। y इज इक्वल टू uy हमारा 0 है, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टी स्क्वायर। y इज इक्वल टू 9.8/2 इंटू टी स्क्वायर और 4.9 टी स्क्वायर, पहला इक्वेशन। उसी तरह जब x डायरेक्शन में बात करते हैं, x इज इक्वल टू ux इंटू टी हो गया। ux हमारा निकालना है u इंटू टी, और x का वैल्यू कितना है, 180 है। 180 इज इक्वल टू u इंटू टी, सेकेंड इक्वेशन। तो इसको इससे t निकाल लो, t इज इक्वल टू 180/u, ये सेकेंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2 ये जो t का वैल्यू है ना, वो फर्स्ट वाले में डाल देते हैं। तो हमारा y इज इक्वल टू 4.9 इंटू 180 बाय, ठीक है, u का होल स्क्वायर, ठीक है। 4.9 टी स्क्वायर था, तो y इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर हो गया। अब y का वैल्यू कितना दे रखा है, 44.1, यहाँ पे पुट कर लो, तो ये हो गया 44.1, 4.9 इंटू 180 इंटू 180 डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे और u का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, u स्क्वायर इज इक्वल टू 180 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 44.1 इंटू 4.9, ठीक है। ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, u इज इक्वल टू रूट अंडर 180 इंटू 180 इंटू 49/441। तो देखो 441 का जो स्क्वायर रूट है 21 होता है, 180 इंटू 180 है, तो एक 180 बाहर हो जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट 7 है और ये 21 हो गया। 7 3s are 21 और 3 को इससे कट करेंगे 60 हो गया। तो u का वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ये इसको याद, तो देखो हमेशा ना फॉर्मूले पे नहीं चलेंगे, हमेशा बेसिक से चलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होएगा और समझ में भी आएगा कि क्या कर रहा है ना। फॉर्मूला से एक्चुअली आपको क्या है कि बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं।
बेसिक्स से करते हैं, फंडामेंटल से, तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती है और गलतियां होने की चांसेस कम। लिख लिया सभी ने? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone. हाइकर कौन होता है, पता है किसी को? सर हाइकिंग पे जाता है, हाँ, हाइकिंग मतलब क्या होता है? माउंटेन क्लाइंबिंग और हाँ। फॉरेस्ट में। हाँ 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 हाँ, बस बस। तो बेसिकली जो मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में, माउंटेन पे, हिल्स पे, या फिर ऐसे ही कहीं फॉरेस्ट में जो पैदल ये लोग जो जहाँ पे गाड़ियां नहीं जा सकती है वहां पर आप पैदल एक्सकर्जन करते हो, वो हाइकर्स होते हैं बेसिकली. So a hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. Neglecting the air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground. तो यहाँ पर से edge of the cliff पे इसने एक stone को फेंका, ठीक है. इसका इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है. ये स्टोन इधर से आया और ये इस डायरेक्शन में आके प्रोजेक्टाइल मोशन से ऐसे आया. इनिशियल वेलोसिटी u हो गया x डायरेक्शन में, सो ux इज इक्वल टू u इज दिस मच. हाइट जो है h इज इक्वल टू 490 मीटर हो गया. उसके बाद कह रहा है कि neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. Take g is 9.8. तो हम लोग को यहाँ पे v का वैल्यू निकालना है, राइट. ये vx हो गया और ये vy हो गया. तो सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू √2h/g फॉर्मूला से भी कर सकते हो, या फिर जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो भाई h इज इक्वल टू uy/t प्लस हाफ gt स्क्वायर. तो इससे आ जाएगा h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि uy इज इक्वल टू 0 है, और ux सो इसके बाद हमारा जो x है, सो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g. तो इससे t इज इक्वल टू √2h/g. टाइम निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कैपिटल T इज √2 into 490 divided by 9.8. So this is 980 divided by 9.8 √100, that is 10 seconds. अब आपको स्पीड निकालना है. देखो Vx तो Ux के बराबर ही होता है, दिस इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, और Vy निकालेंगे, सो Vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt कर लो. तो uy तो 0 है, इंटू g इंटू 10 हो गया. सो 9.8 इंटू 10, दैट इज 98 मीटर पर सेकेंड. तो v इज इक्वल टू √अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. सो दिस इज √अंडर 15 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर. सो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, (99.14 मीटर पर सेकेंड. स्पीड बोला है तो यहाँ डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है. अगर यहीं पे कहता कि वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी के लिए फिर ये वाला डायरेक्शन बीटा करके हम लोग tan बीटा इज इक्वल टू vy/vx करके इसको सॉल्व करते, तो 98/15 हो जाता है. क्लियर है बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ विद अ स्पीड ऑफ 19.6 सेकेंड. व्हाट टाइम इलैप्सेस बिफोर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज बिकम इक्वल. तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि आपको वो टाइम निकालना है जब Vy और Vx बराबर हो जाए. मतलब एक ऑब्जेक्ट को आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इस पे भेजा है, तो हॉरिजॉन्टली मतलब ux इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू u. आपको निकालना है टाइम एट विच Vy एंड Vx आर इक्वल. तो ये Vx और Vy. So we have to find the time before horizontal and vertical velocities become equal. So time at which Vy and Vx are equal. ये हम लोग को निकालना. मान लो वो टाइम t है, ठीक है, कैपिटल T नहीं, स्मॉल t है. तो अब हमारे पास हमें पता है Vx इज इक्वल टू ux प्लस axt होता है. ax 0 है, ux जो है u है, तो u प्लस 0 इंटू टी, तो Vx इज इक्वल टू u हो गया. Vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt. Vy क्या है? 0 है. ay gt हो गया, तो ये gt हो गया. तो Vx is equal to Vy. Since Vx has to be equal to Vy, that means Gt is equal to U. T is equal to U upon G. U है हमारा 19.6, G है 9.8. So this is 2 seconds. Clear बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्वेश्चन को हमेशा पढ़िए और उस पे जो इक्वेशंस हैं उसको लिख के बस सॉल्व कर लीजिए. क्वेश्चन इतना ही आसान रहेगा हमेशा अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से अप्रोच करेंगे. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. कह रहा है बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. ux is equal to u is equal to 10 meter per second. Find the velocity of the ball after 0.5 seconds. तो t is equal to 0.5 सेकेंड के बाद आपको वेलोसिटी निकालना है. तो आप क्या करोगे? Vx और Vy निकाल लो, उससे हम लोग को नेट वेलोसिटी v निकल जाएगा और एंगल भी निकालना है. दोनों चीज करना है हम लोग, क्योंकि वेलोसिटी पूछ रहा है आपका, तो वेलोसिटी का तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. Vx इज इक्वल टू ux प्लस axt. देखो सभी क्वेश्चन में हम लोग देखो Vx Vy का इक्वेशन अलग अलग लिख रहे हैं. मतलब क्या हुआ कि प्लेन में हम लोग इक्वेशन जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करके और उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. तो इस पूरे मोशन को हम दो मोशन में डिवाइड कर देते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से. तो हर क्वेश्चन में तुम यही चीज देखोगे. Vx इज इक्वल टू ux है हमारा, मतलब 10 प्लस ax है 0 इंटू टी, तो Vx इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. Vy इज इक्वल टू uy प्लस ay into t. So Vy is equal to 0 plus
g इंटू 0.5, g 10 लेने बोला है, 10 इंटू 0.5, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो वी वाई पता चल गया। अब हम लोग को v का वैल्यू निकालना है रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। सो रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। So this is 100 plus 25, root 125. So 5 root 5 होगा। और tan बीटा निकालना है तो ये होगा vy by vx। देखो इसको अगर कंप्लीट कर दोगे ट्रायंगल को तो ये vy हो गया और ये vx हो गया। तो vy by vx करोगे तो tan बीटा हो जाएगा। vy है हमारा 5 और vx है 10, तो मतलब 1/2 हो गया। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, टेबल में देखेंगे तो 0.5 का 26 डिग्री 34 मिनट आता है। तो इसके बाद जो है सबने लिख लिया इसको। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद 2 3 ये 3 क्वेश्चन और है। ये तीनों क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे नोट्स के साथ ही। ये तीनों क्वेश्चन आप कर लीजिए, ठीक है। जो नोट्स भेजते हैं आपको उसी में भेज देंगे। अगली क्लास में हम लोग एंगुलर प्रोजेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के और भी क्वेश्चन भेजेंगे। इस वीकेंड पे आपको क्या क्या करना है वो पहले तो लिख लीजिए। आप लोग को देखिए HC वर्मा से अब आप पूरा प्रोजेक्शन मतलब बेसिकली जो काइनेमैटिक्स वाला चैप्टर है वो पूरा चैप्टर कर सकते हैं HC वर्मा से, ठीक है। काइनेमैटिक्स करके एक चैप्टर दिया हुआ है HC वर्मा में, ठीक है। काइनेमैटिक्स वाला पूरा चैप्टर करना है। हम आपको भेज भी देंगे जिनके पास HC वर्मा नहीं है उनको करने के लिए कि क्या करना है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक DPP भेजेंगे, ठीक है। ये मोशन इन 1 डायमेंशन का होगा। ये DPP करना है मोशन इन 1 डायमेंशन का, ठीक है। तो HC वर्मा काइनेमैटिक्स वाला करना है, मोशन इन 1 डायमेंशन का DPP करना है। आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे का टाइम है। ये 3 दिन में करके मंडे संडे को रात तक हमको भेज देना है ये सारा, ठीक है। सबमिशन इसका संडे नाइट का है, Yes, sir. ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ओके, ठीक से पढ़ाई कीजिए और खूब मन लगाइए पढ़ाई में। हैव अ वेरी नाइस डे। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बेटा।